नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का पुनः मेरे इस नवीन सत्र में। और आज मैं आपके लिए पुनः एक नवीन श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस मंच से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हेतु हिंदी एमए की सारगर्भित और संपूर्ण तैयारी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मैं एक मित्र की भांति आपके पीछे पीछे सहयोग करते हुए चल रहा हूँ। हमारा साथ विगत कुछ दिनों से लगातार बना हुआ है और इसी नवीन श्रृंखला में मैंने आपके समक्ष आज यूजीसी नेट जेआरएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी श्रृंखला मैंने चलाने का प्रयास किया है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हिंदी के जो नए प्रश्न बनते हैं, यानी जैसे मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2019 में छीलते हुए अपने को कृति के लिए, या कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2018 के, यानी हिंदी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनसे सीधे सीधे उठाकर हमारे एंट्रेंस में ले लिए जाते हैं। और ध्यान रहे कि अब जवाहरलाल नेहरू की परीक्षा एनटीए के द्वारा आयोजित की जाएगी और आप सभी जानते हैं कि यूजीसी जो नेट जेआरएफ की परीक्षा एमए के बाद कराती है वह भी एनटीए के द्वारा ही कराया जाता है। तो संभावनाएं बहुत अधिक हैं कि नेट के परीक्षा से सीधे सीधे प्रश्न हमारे परीक्षा में आने की संभावना है। तो इसीलिए मैंने आज इस नवीन श्रृंखला की शुरुआत की है। श्रृंखला के बाद आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, पहले आप ये पूरी श्रृंखला देख लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला लाभदायक लगेगी तो मैं प्रत्येक श्रृंखला के प्रथम वीडियो में आपसे यह सलाह लेना चाहता हूं कि क्या यह श्रृंखला आपके परीक्षा के लिए कारगर होगी या नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि व्याख्यान के पश्चात कि आपको यह श्रृंखला लाभदायक होगी कि नहीं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। आप जैसा जानते हैं कि हम 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तालिका की तालीम, प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट सीरीज दैनिक रूप से आपके समक्ष उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप अगर किसी भी श्रृंखला से आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, क्योंकि यह आपके परीक्षा में अत्यंत निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की नवीन श्रृंखला। तो चलिए मित्र, प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो आज की श्रृंखला चलाई है वह दिसंबर 2019 में जो नेट की परीक्षा हुई थी, यानी बहुत ही करंट परीक्षा। देखिए, नेट की परीक्षा होती है साल में 2 बार, यानी एक दिसंबर में होती है और एक जून में होती है। तो इस बार तो जून में यह परीक्षा नहीं हो पाई है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी इस बात से परिचित हैं। तो मैंने जो सबसे नवीन एनटीए द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई है दिसंबर 2019, इस प्रश्न से मैंने प्रारंभ किया है। हम घटते क्रम में चलेंगे, 19, 18, 17, 14, 15 तक चलेंगे और लगभग 300 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो इस दिसंबर 2019 की परीक्षा से अधिकतम प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित आत्मकथाओं को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, आत्मकथाओं की सूची दी गई है और हमें आत्मकथाकार से उसको सुमेलित करना है। देखिए, विकल्प है हाथ से, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, शिकंजे का दर्द और जूठन। तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो हाथ से जो है वह रमणिका गुप्ता, जी हाँ, हाथ से रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जानते होंगे, मुड़ मुड़ कर देखता हूं यह राजेंद्र यादव साहब की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द, यह शिकंजे का दर्द जो है यह सुशीला टाकभोरे, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण रचना है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, सुशीला टाकभोरे। और फिर है जूठन, दलित साहित्यकार में इनकी बहुत बड़ी पकड़ है और बड़े सम्मान से दलित साहित्य में इनका नाम लिया जाता है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो जूठन में। तो ये आत्मकथा जो है हमारे जो परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें आत्मकथा से लगभग 3 प्रश्न थे। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में आत्मकथा का जो अंकों में परिवर्तन है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आत्मकथा की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की चर्चा भी हम इस प्रश्न से कर लेते हैं ताकि हमारी रणनीति पूरी हो सके। तो हम कुछ आत्मकथाओं की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हिंदी की जो सबसे पहली आत्मकथा है, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है, वह है बनारसी दास जैन की कृत अर्ध कथानक। जी हाँ, यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, बनारसी दास जैन। आप इनका नाम अवश्य स्मरण रखेंगे, अर्ध कथानक। यह हिंदी की पहली आत्मकथा है, इससे परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी आप यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन, जी हाँ, सिंहावलोकन आप उसमें अवश्य रखेंगे।
कुछ और महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, यह भी बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है महात्मा गांधी, और इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के प्रयोग। अगर हम एक और आत्मकथा की बात करें तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम है मेरी असफलताएं। जी हाँ, मेरी असफलताएं। और एक महत्वपूर्ण और आत्मकथा जो आप संशय में कभी कभी भूल भी सकते हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की है। लगभग 5 आत्मकथाएं हैं इनकी। मैं बोर्ड पर नहीं लिख दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं ताकि आपका पुनरावृत्ति हो जाए। मैंने पहले इसकी चर्चा की है। तो सबसे पहली है उनकी आत्मकथा, वह है क्या भूलूं क्या याद रखूं। हम डॉक्टर बच्चन की आत्मकथा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या भूलूं क्या याद रखूं। दूसरी जो उनकी आत्मकथा है वह नीड़ का निर्माण फिर। तीसरी आत्मकथा है उनकी प्रवास बसेरे से दूर। चौथी है 10 द्वार से सोपान तक, और 5वीं है प्रवास की डायरी। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो आप आत्मकथा है उसका भी आप स्मरण रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। किस अनुच्छेद के अनुसार है हमारे संविधान में? तो विकल्प दिए गए अनुच्छेद 343, 344, अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 348। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 348। मित्र, आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी हमारी राजभाषा है, परंतु आपने यह भी सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी हमारी राजभाषा है। तो आप इस दोनों में यह डिफरेंट, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो इन दोनों में एक छोटी सी जो डिफरेंट है आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए हिंदी हमारी राजभाषा है और राष्ट्रभाषा भी है। जी हाँ, राजभाषा उसे कहते हैं जो सरकारी कामकाज की भाषा हो। जी हाँ, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है, और राष्ट्रभाषा का मतलब अगर आप मोटे तौर पर समझें तो यह बहुसंख्यकों की भाषा होती है। आप सभी जानते हैं हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदी बोलती है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जी हाँ, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं बहुसंख्यकों की भाषा। चौदह सितंबर 1949 को हमारे संविधान सभा ने एक मत से यह पारित किया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, और हमारे संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343(1) में यह लिखा गया कि संघ की राजभाषा जो है वह हिंदी होगी और हमारी जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। तो आप इस तथ्य को अनिवार्यतः याद रखें कि हमारे संविधान के 343 में यह लिखा गया कि हमारी संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी और जो लिपि होगी वह होगी देवनागरी। जी हाँ, लिपि होगी देवनागरी। और इस बात का भी आप स्मरण रखें कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान है। जी हाँ, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक प्रावधान है। मुझे लगता है कि हमारे परीक्षा का जो स्तर है उस स्तर की इतनी जानकारी पर्याप्त है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, आलोचना ग्रंथ दिए गए हैं और आलोचनाकार दिए गए हैं और उनसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए दी गई कामायनी, एक पुनर्विचार, अधूरे साक्षात्कार, इतिहास और आलोचना, और प्रेमचंद और उनका युग। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहला है कामायनी एक पुनर्विचार, और यह मुक्तिबोध का आलोचना ग्रंथ है। दूसरा है अधूरे साक्षात्कार, और यह नेमीचंद जैन की कृति है। तीसरा है इतिहास और आलोचना, यह नामवर सिंह, जी हाँ, नामवर सिंह की रचना है, आलोचना ग्रंथ है। और चौथा है प्रेमचंद और उनका युग, यह रामविलास शर्मा की कृति है। मित्र, स्मरण रहे कि हिंदी साहित्य में 6 ऐसे आधार आलोचक हैं
जिनकी आलोचना ग्रंथों की चर्चा हमें अवश्य करनी चाहिए और उसकी पुनरावृत्ति भी करनी चाहिए। तो देखिए, हम कुछ हिंदी के जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, जो 6 आलोचक हैं, उनके कुछ आलोचना ग्रंथों की चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आलोचक जो हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना ग्रंथ है वह है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, सबसे पहला महत्वपूर्ण इनका आलोचनात्मक कृति है चिंतामणि। जी हाँ, और यह चिंतामणि 2 भागों में प्रकाशित हुआ। जी हाँ, 2 भाग, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं 2 भाग, ठीक है। दूसरा इनकी जो आलोचना ग्रंथ है वह है रस मीमांसा। जी हाँ, रस मीमांसा। तीसरी आलोचनात्मक कृति उनकी है भ्रमर गीत सार। जी हाँ, भ्रमर गीत सार। चौथी आलोचनात्मक कृति है सूरदास। पांचवी तुलसीदास। और छठी महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है वह है जायसी ग्रंथावली। जी हाँ, जायसी ग्रंथावली। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये 6 के 6 आलोचनात्मक ग्रंथ आपको अवश्य याद रखने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आलोचना ग्रंथ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नाम आता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। जी हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहला इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। जी हाँ, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आप इसका स्मरण अवश्य रखेंगे। दूसरी जो इनकी आलोचनात्मक कृति है वह है नया साहित्य नए प्रश्न। जी हाँ, नया साहित्य नए प्रश्न। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, राष्ट्रभाषा की समस्या। जी हाँ, राष्ट्रभाषा की समस्या। हमारे आलोचना के तीसरे स्तंभ हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना ग्रंथों की अगर हम चर्चा करना चाहें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनकी आलोचना ग्रंथों में महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। सबसे पहले क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका। आप अवश्य जानते होंगे, मैं आपके स्मृति चिन्हों में इसकी पुनरावृत्ति कराना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार मुख्य चीजों का यहां पर पुनरावृत्ति करता हूं। हिंदी साहित्य की भूमिका। तीसरी जो इनकी आलोचनात्मक कृति है वह है कबीर, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। और चौथी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। चौथे जो हमारे स्तंभ हैं आलोचना ग्रंथ के वह है डॉक्टर नगेंद्र। जी हाँ, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की अगर आलोचना ग्रंथों की बात करें तो उनका सबसे प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ यह है रस सिद्धांत। जी हाँ, रस सिद्धांत। और एक और है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। जी हाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। आप देख रहे हैं 4 स्तंभ हम लिख चुके हैं अपने, और हमारे 5वें स्तंभ हैं रामविलास शर्मा। जी हाँ, रामविलास शर्मा, ये हमारे 5वें स्तंभ है आलोचना ग्रंथ के। हमारे आलोचना के जो 5वें स्तंभ माने जाते हैं वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा। जी हाँ, डॉक्टर रामविलास शर्मा। और इनकी 3 कृतियां हमारे हिंदी साहित्य में बहुत शुमार है। पहली प्रगति और परंपरा, दूसरी प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। ध्यान,
प्रगति और परंपरा। दूसरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। और तीसरी जो इनकी आलोचनात्मक कृति है वह है आस्था और सौंदर्य। आप इसका भी स्मरण अवश्य रखेंगे, आस्था और सौंदर्य। और आखिरी स्तंभ हमारे आलोचना ग्रंथ के हैं। मैं आपको 6 स्तंभों की चर्चा कर रहा हूं कि आप न्यूनतम इनके बारे में अवश्य पढ़ के जाएंगे अपने परीक्षा में। वह है नामवर सिंह, जी हां, नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। और इनकी कृतियों में शुमार दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, और अंतिम है कहानी और नई कहानी। इस पर भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है इनकी, कहानी और नई कहानी। तो हमने 6 आलोचनात्मक जो हमारे साहित्यकार हैं उनकी चर्चा की। आप परीक्षा में अवश्य इनको पढ़ के जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आप आज के सत्र का कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है। जी हाँ, जीवनी विधा से प्रश्न हमारे एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपके सूची में शामिल किया है। तो विकल्प पढ़ते हैं, शरतचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र और विमल मिश्र। तो आप 100% अवगत होंगे कि आवारा मसीहा जो है यह शरतचंद्र की औपन्यासिक जीवनी पर है और इसको लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। तो चलिए हम कुछ जीवनियों की चर्चा कर लेते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जीवनी, 1-2 जीवनियों के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो सर्वप्रथम तो हम आवारा मसीहा की चर्चा कर लेते हैं जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है। और यह शरतचंद्र की जीवनी है और इस जीवनी को लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। जी हां, विष्णु प्रभाकर। दूसरी जो महत्वपूर्ण जीवनी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से है वह है कलम का सिपाही, कलम का सिपाही। और यह प्रेमचंद की जीवनी है और उनके सुपुत्र अमृत राय ने इसको लिखा है। प्रेमचंद की जीवनी है और यह लिखा है उनके पुत्र अमृत राय ने। और आपको पूर्णतः स्मरण होगा कि इस कृति के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तीसरी जीवनी वह है कलम का मजदूर। एक हमने देखा कलम का सिपाही और आप कलम का मजदूर। और आप सही सोच पा रहे हैं, यह भी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवनी को लिखा है मदन गोयल साहब ने। जी हाँ, मदन गोयल साहब ने। चौथी जीवनी वह है प्रेमचंद घर में। यह भी प्रेमचंद की जीवनी है, प्रेमचंद घर में। और यह जीवनी है प्रेमचंद की और इसको लिखा है शिवरानी देवी ने। जी हाँ, शिवरानी देवी। और अंततः एक महत्वपूर्ण जीवनी जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है वह है निराला की साहित्य साधना। तो आप इसका भी स्मरण जरूर रखेंगे। मैं यहां साइड पे लिख दे रहा हूं, निराला की साहित्य साधना। और कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि निराला की साहित्य साधना किसकी जीवनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रिय साथी, आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का नहीं है। तो यह बोली से प्रश्न पूछा गया है और आप कीवर्ड्स पर हमेशा ध्यान रखें, नहीं है पूछा गया। और विकल्प है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज और मगही। तो आप अवश्य जानते होंगे यह मगही जो है पश्चिमी बोली की अंतर्गत नहीं आती है। तो हम कुछ उपभाषाएं और बोलियों की चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। तो हम उसकी चर्चा यहाँ पर कर लें। सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 जो बोलियां हैं
सर्वप्रथम खड़ी बोली, जिसको कि कौरवी भी कहते हैं। दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी बोली है बुंदेली, चौथी है कन्नौजी और पांचवी है हरियाणवी। जी हाँ, हरियाणवी। पश्चिमी हिंदी के पश्चात पूर्वी हिंदी की अगर हम बात करें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। अगर हम राजस्थानी की बात करें तो इसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। पांचवी अगर हम बात करें तो पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बिहारी हिंदी, और उसके अंतर्गत आता है मैथिली, भोजपुरी और मगही। जी हाँ, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आप इसका विस्मरण रखेंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है मगही, भोजपुरी और मैथिली। तो 18 बोलियां एक बार हम काउंट कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जी हाँ, 18 कुल बोलियां हैं। तो आज का ये सत्र आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा उत्साहवर्धन होता है और मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूं। तो चलिए आज की श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।